हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के मैथ्स में ये वज्र गुणन विधि पर आधारित है। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा क्वेश्चन। इसमें बच्चों यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। कोई टेस्ट था जिसमें 40 अंक अर्जित किए। उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और प्रत्येक अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती हुई। यदि उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और प्रत्येक अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। तो हमें टेस्ट में कितने प्रश्न थे इसका जवाब खोजना। तो बच्चों सॉल्यूशन, जो भी 2 चर में रैखिक समीकरण होंगे उसमें 2 चर की गुंजाइश तो होगी ही, 2 अज्ञात राशि होगी। इसमें भी 2 अज्ञात राशि है। कौन पहला है शुद्ध उत्तर वाले प्रश्न और अशुद्ध उत्तर वाले, तो इन्हीं को हम चर के रूप में दर्शाएंगे। माना कि शुद्ध उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या x और अशुद्ध उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बराबर y। हमने मान लिया x और y। अब हमें 2 समीकरण लिखने का इसमें गुंजाइश होगा। 2 कंडीशंस होंगे। पहला कंडीशन को ध्यान से पढ़ें कि प्रत्येक सही उत्तर पर, शुद्ध उत्तर पर 3 अंक मिले और प्रत्येक अशुद्ध पर 1 अंक की कटौती हुई। तो प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं या प्रश्न के प्रथम शर्त से या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या प्रश्न से। तो प्रश्नानुसार ही लिखते हैं। तो प्रश्नानुसार क्या है? प्रश्नानुसार कि बच्चों हर एक सही उत्तर वाले पर कितना सही अंक मिला? सही उत्तर वाले पर कितना मार्क्स उसको मिलता है? 3 मार्क्स। और प्रत्येक सही उत्तर पर उसे कितना मार्क्स मिलता है? 3 मार्क्स। और प्रत्येक अशुद्ध उत्तर पर, गलत उत्तर देने पर 1 अंक की कटौती होती है। तो जब प्रश्नों की संख्या x है, सही उत्तर वाले या शुद्ध उत्तर, शुद्ध के बदला में हम सही भी लिख सकते हैं। हाँ, तो सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या x, हर एक पर 3 मार्क्स। तो टोटल मार्क्स कितना होगा बच्चों? सही प्रश्नों का जवाब देने पर कितने मार्क्स आएंगे? तो प्रश्नों की संख्या गुणे 3 तो 3x। और हर प्रश्न पर गलत उत्तर देने पर 1 अंक की कटौती होगी। तो y प्रश्नों पर कितने अंक की कटौती होगी? 1 गुणे y, तो -y हो जाएगा। इक्वल टू कितने मार्क्स आते हैं? 40। फिर से समझिए बच्चों कि एक सही उत्तर देने पर 3 मार्क्स मिलते हैं। तो x सही उत्तर देने पर कितने मार्क्स मिलेंगे? 3x। फिर एक गलत उत्तर देने पर 1 मार्क्स की कटौती होती है। तो y गलत उत्तर देने पर कितने मार्क्स की कटौती होगी? तो 1 × y मतलब y, कटौती मतलब माइनस होगा y। तो बच्चों अब दूसरा शर्त क्या है? प्रश्न का दूसरा शर्त है, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न के दूसरे शर्त से प्रत्येक सही उत्तर देने पर उसे 4 मार्क्स मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर देने पर 2 मार्क्स की कटौती होती है। अब कितने सही उत्तर दिए हैं? तो x, प्रत्येक पर 4 मार्क्स मिलेंगे
तो कुल मार्क्स कितने मिलेंगे 4x। कितने मार्क्स मिलेंगे टोटल 4x। और प्रत्येक गलत उत्तर पर 2 मार्क्स की कटौती होती है, तो y गलत उत्तर देने पर 2y मार्क्स की कटौती होगी, अर्थात -2y। यश को प्राप्तांक कितना आया है 50 मार्क्स। समीकरण 2 हुआ। इसको हम यहाँ लिख देते हैं 4x - 2y = 50। अब हम क्या करेंगे बच्चों कि इक्वेशन 1 और 2 दोनों को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। समीकरण 1 और 2 को स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब मानक रूप में लिखने पर, मानक रूप में लिखने पर, मानक रूप में कैसे लिखेंगे, तो x वाले पद, y वाले पद और कांस्टेंट तीनों किधर रहेंगे लेफ्ट साइड में। तो 40 जब लेफ्ट साइड में आएगा तो 3x - y माइनस हो जाएगा = 0। और दूसरे इक्वेशन में 4x - 2y -50 = 0, इक्वेशन 2 का रूप हो जाएगा। अब हम वज्र गुणन विधि लगाएंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वज्र गुणन विधि से अर्थात क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपको बतलाया गया है कि x को हम ओमिट करते हैं, ढकते हैं, लिखते हैं x बटा में। अब x को ढकिए और इस डायगोनली चलिए, तो y का कोफिशिएंट कितना है -1 इंटू कांस्टेंट कितना है, कांस्टेंट टर्म -50 माइनस, फिर इस डायगोनल में चलिए, इस डायगोनल में, तो -2 इंटू -40 हो जाएगा = -y लिखिए और y को ढकिए, ढक दिए। अब फिर इस डायगोनल से चलिए, तो 3 को 50 से मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू -50 माइनस, फिर चूँकि y ढका हुआ है 4 इंटू -40, तो 4 तो प्लस में है लेकिन 40 माइनस में है = और कांस्टेंट टर्म वाले को इसको ढकिए, ऐसे ढकिए और ऐसे डायगोनली चलिए, पहले ऐसे चलिएगा ऐसे, तो 3 इंटू -2 हो जाएगा, 3 इंटू -2। अब माइनस, अब क्या होगा 4 इंटू -1, 4 इंटू -1। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। x डिवाइडेड बाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 50, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -42 जाए 80 = -y डिवाइडेड बाई -150 माइनस माइनस प्लस 160 = 1/-6 माइनस माइनस प्लस 4। दिस implies x divided by -30 = -y/10 = 1/4 - 6 तो -2 हो जाएगा। This implies x divided by -30 = y divided by -10। माइनस को हम ऊपर से नीचे ले आए तो ऊपर प्लस हो जाएगा, नीचे माइनस हो जाएगा = 1/-2। अब ये 3 प्रोपोर्शन है, 3 समानुपात हैं। अब क्या करेंगे हम, पहले और तीसरे समानुपात से, तो लिखेंगे समानुपात फर्स्ट और थर्ड से। तो फर्स्ट और थर्ड को हम लिखेंगे 1/-2। दिस implies
x का वैल्यू निकालने के लिए -30 को हम ट्रांसपोज कर देंगे, उधर पक्षांतरण कर देंगे। तो जब -30 उधर जाएगा तो इधर डिवाइड है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो एक पक्ष से दूसरे पक्ष से जाने पर उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। जो भाग में रहेगा उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, जो गुणा में रहेगा उधर जाकर भाग में हो जाएगा, जो इधर जोड़ में रहेगा उधर घटाव में है, जो घटाव में रहेगा उधर जाकर जोड़ में हो जाता है। तो -30 से गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 30/2 माइनस माइनस कट जाएगा, 2 से 30 को काटेंगे 15, x का वैल्यू 15 आ गया। अब हम फिर दूसरे और तीसरे समानुपात को लेंगे। तो लिखेंगे हम समानुपात 2 और 3 से कॉमा देंगे। तो y/-10 इक्वल टू 1/-2। दिस इम्प्लाइज y का वैल्यू, तो -10 को ट्रांसपोज कर देंगे, राइट साइड में ले जाएंगे। तो y का वैल्यू हो जाएगा 1/-2 इंटू -10। तो -10 इंटू 1 तो -10 डिवाइडेड बाई -2, माइनस माइनस कट गया, 2 से 10 कट गया, 5 टाइम्स 5। तो बच्चों x का वैल्यू कितना आया, x इक्वल टू 15, y इक्वल टू 5। तो कुल प्रश्न कितने हुए, कुल प्रश्न बराबर है x प्लस y। मतलब जिसके सही उत्तर हुए वो और जिसके गलत हुए उत्तर हुए वो, दोनों को जोड़कर। तो 15 + 5 इक्वल टू 20 आंसर हो गया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा क्वेश्चन है, एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार A से और दूसरी कार B से एक ही समय पर चलना शुरू करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे के बाद मिलती हैं। हाँ, यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के बाद मिलती है। दोनों कारों की चाल निकालो, दोनों कारों की चाल निकालना। तो यहाँ पर 2 चर हैं, पहले कार की चाल और दूसरे कार की चाल। हमें तो मालूम नहीं है कि किस कार की चाल ज़्यादा है, तो हम सपोज कर लेंगे किसी एक कार की चाल, A से चलने वाली कार की चाल या B से चलने वाली कार की चाल। तो चलिए बच्चों, माना कि A से चलने वाली कार की चाल इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, प्रति घंटा, तथा B से चलने वाली कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं x ग्रेटर देन y। A से चलने वाली कार की चाल ज़्यादा है y से चलने वाली कार से। अब हमें 2 समीकरण इसमें बनाने हैं। अब प्रश्न के प्रथम शर्त से तो हम सिर्फ प्रश्नानुसार लिखते हैं। इसको इंग्लिश में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन भी लिखा जाता है, AQ, और AQ के बाद कॉमा देना ज़रूरी है। चलिए, अब जब दोनों कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो लिखेंगे कि प्रश्नानुसार जब दोनों कारें एक ही दिशा में चलती हैं, एक ही दिशा में, दोनों का स्पीड अलग अलग है, चलती हैं
तो वे 5 घंटे बाद मिलती है, 5 घंटे बाद मिलती है। ए से चलने वाली कार 5 घंटे में कितनी किलोमीटर चलेगी, इसको हम डिस्क्राइब करते हैं। ए से चलने वाली कार द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी कितनी होगी बच्चों? 5x किलोमीटर। और 20 से चलने वाली कार द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी कितनी होगी? 5 घंटे में तय की गई दूरी बराबर है 5y किलोमीटर। अब बच्चों तो क्या होगा, चूँकि हम प्रश्नानुसार लिख चुके हैं तो प्रश्न से क्या होगा कि चूँकि ए से चलने वाली कार की स्पीड ज़्यादा है तो 5 घंटे में ज़्यादा दूरी जाएगी और 20 से चलने वाली कार कम जाएगी। इट मीन्स 5x माइनस 5y इक्वल टू 100 किलोमीटर, क्योंकि दोनों ए और बी दोनों जगहों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है, तो दोनों द्वारा तय की गई दूरी का भी अंतर होगा 100 किलोमीटर। दिस इम्प्लाइज 5 हम कॉमन ले लेते हैं, x माइनस वाई दोनों में से 5 कॉमन होगा इक्वल टू 100। दिस इम्प्लाइज x माइनस वाई इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 5 कटेगा इक्वल टू 20। हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी ही लिख देंगे क्वेश्चन फर्स्ट। और फिर अब प्रश्न का दूसरा शर्त क्या है कि ए से और बी से चलने वाली कारें एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में चलती हैं। ऐसे ए है बी है, इसमें ए है बी है, ऐसे लिखते हैं। दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है, यहाँ भी दोनों के बीच की दूरी 100 km है। तो प्रश्न के दूसरे शर्त से अब बच्चों जब दोनों विपरीत दिशाओं में चलती है, दोनों कारें ए से चलने वाली और बी से चलने वाली कार दोनों जब विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे में मिलती है। अर्थात 1 घंटा में ए द्वारा चली गई दूरी और 1 घंटा में बी द्वारा चली गई दूरी, दोनों का योग 100 किलोमीटर हो जाएगा। दूसरे शर्त से 1 घंटे में ए से चलने वाली कार द्वारा तय की गई दूरी अब प्लस 1 घंटे में बी से चलने वाली कार द्वारा तय की गई दूरी, दोनों दूरी का योग 100 किलोमीटर हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर अपेक्षिकता का सिद्धांत लगा है, रिलेटिविटी का सिद्धांत, जिसमें पहले वाले में
जब दोनों कारें एक दिशा में चल रही थी तो जो आपेक्षिक वेग होगा वह माइनस हो जाएगा। आपेक्षिक वेग को घटा लिया जाता है। आपेक्षिक वेग घटा कर प्राप्त होता है जब दिशा एक हो। जब दिशा एक हो तो आपेक्षिक वेग कितना होता है बच्चों? रिलेटिव वेलोसिटी बराबर है दोनों के चालों का अंतर या दोनों के वेगों का अंतर। दोनों के वेगों का अंतर जब दोनों की दिशा एक हो। और जब दोनों की दिशा विपरीत हो, यहाँ लिखते हैं बच्चों कि जब दोनों की दिशा अर्थात दोनों कार या कोई गाड़ी या किसी भी चीज़ की, जब दोनों की दिशा विपरीत हो तो आपेक्षिक वेग कितना होगा? आपेक्षिक वेग दोनों के योग के बराबर होगा। दोनों का बराबर योग, दोनों कारों के वेगों का योग या दोनों कोई भी गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, जीप हो, ट्रेन हो, जब दो ट्रेनें या दो गाड़ियां एक दिशा में चलती है तो आपेक्षिक वेग दोनों के वेगों का अंतर के बराबर। और जब दोनों की दिशा विपरीत होती है एक दूसरे के तो आपेक्षिक वेग योग के बराबर हम निकालते हैं। तो बच्चों हम यह लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 100। तो बच्चों जब दूसरा शर्त है प्रश्न का कि जब दोनों कारें एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में चलती है तो उनके द्वारा तय की गई दूरी, पहले द्वारा तय की गई दूरी अर्थात ए से चलने वाली कार जो बी से चलने वाली कार द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा? 100 किलोमीटर। दिस इम्प्लाइज x प्लस वाई बराबर है 100। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी ही बदल लेते हैं, -100 करके इक्वल टू 0। तो हमारा पहला समीकरण जो था वह यहाँ लिखा हुआ है x माइनस वाई माइनस 20 इक्वल ये दोनों समीकरण हैं। अब इन्हें हम वज्र गुणन विधि अर्थात क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। वज्र गुणन विधि से तो इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, x को ओमिट कीजिए, ढक दीजिए और इस दिशा में y के कोफिशिएंट मतलब y के गुणांक और कांस्टेंट टर्म को गुणा कीजिए। ऐसे लिखेंगे x डिवाइडेड बाई -1 इंटू -100 और माइनस फिर y के गुणांक को -20 से, y का गुणांक तो 1 है और कांस्टेंट कितना है -20, ब्रैकेट में रखेंगे। ब्रैकेट में रखना ज़रूरी है, नहीं रखेंगे तो गलत होगा। फिर y के बदले हम -y लिखते हैं बच्चों, -y
और x के कोफिशिएंट जो कि 1 है, लिखना नहीं है बट आपको समझाने के लिए बतला रहे हैं कि इसका जो कोफिशिएंट होता है नहीं लिखा जाता है, 1 कोफिशिएंट को लिखा नहीं जाता है, अंडरस्टूड होता है। तो y को हम लिखेंगे -y। और बच्चों इस माइनस का इस -y से कोई कनेक्शन नहीं है, माइनस हो या प्लस हो हम -y ही रखेंगे। तो y को ढकेंगे, x के कोफिशिएंट को 100 से गुना करेंगे, मीन्स 1 इंटू -100, फिर माइनस इस डायरेक्शन में चलेंगे, इस डायरेक्शन में, तो 1 इंटू -20 होगा इक्वल टू, और कांस्टेंट टर्म को हम ढकेंगे। फिर इस डायरेक्शन में आएंगे और कांस्टेंट वाले में 1 लिखेंगे, 1 इंटू 1, y का कोफिशिएंट भी 1 है, तो 1 इंटू +1 माइनस, अब इस डायरेक्शन में चलेंगे ऐसे, 1 इंटू -1 होगा, 1 इंटू ब्रैकेट में -1 लिखेंगे। बच्चों दिस इम्प्लाइज x डिवाइडेड बाई -100 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 20 इंटू 1 तो 20 इक्वल टू -y बाई -100, और माइनस क्या हो जाएगा, +20 हो जाएगा इक्वल टू 1/1 + 1 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज x डिवाइडेड बाई 120, x डिवाइडेड बाई 120 इक्वल टू -y बाई 20 - 100 तो -80 होगा, -y बाई -80 इक्वल टू 1/2, माइनस कट जाएगा बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड प्रोपोर्शन लेंगे, समानुपात 1 और 3 से, समानुपात 1 और 3 से क्या होगा बच्चों, x/120 इक्वल टू 1/2। दिस इम्प्लाइज x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 120 ट्रांसपोज हो जाएगा, पक्षांतरण हो जाएगा, इधर भाग तो इधर गुना हो जाएगा, तो 120/2, 2 से 120 को काटिए 60 टाइम्स 60, समानुपात दूसरा और तीसरा से, टू और 3 से y डिवाइडेड बाई 80 इक्वल टू 1/2। दिस इम्प्लाइज y का वैल्यू क्या होगा, 80 को हम ट्रांसपोज कर देंगे, लेफ्ट से राइट की ओर ले जाएंगे तो 80 ऊपर चला जाएगा, इंटू हो जाएगा 80 से, इधर डिवाइड तो उधर इंटू बाई 2, 2 से काटेंगे 40 आएगा। तो यही आपका आंसर हुआ। पहले वाले का ए से चलने वाली कार का स्पीड क्या हुआ, 60 किलोमीटर पर आवर, बी से चलने वाली कार का स्पीड हुआ 40 किलोमीटर पर आवर। इसको शब्द में आप लिख सकते हैं कि ए से चलने वाली कार की चाल, ए से चलने वाली कार की चाल बराबर x बराबर 60, इसको मिटा देना है, किलोमीटर पर आवर, और बी से चलने वाली कार की चाल बराबर y बराबर 40 किलोमीटर पर आवर। बच्चों NCERT 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का 5th क्वेश्चन, इसमें एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। ऐसा कंडीशन है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है।
तो आयत की विमा अर्थात आयत की लंबाई और चौड़ाई निकालना है। तो यहाँ पर कंडीशन पढ़िए, लंबाई 5 इकाई कम कर दिया जाए, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए तो आपका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, माना कि आयत की लंबाई, माना कि आयत की लंबाई बराबर है x मीटर, मीटर नहीं यूनिट। हाँ तो बच्चों माना कि आयत की लंबाई बराबर है x यूनिट, x इकाई, x जब मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया हो तो हम उसको इकाई मानते हैं। तो माना कि आयत की लंबाई x इकाई और चौड़ाई बराबर है y इकाई। अब आयत का क्षेत्रफल आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई बराबर x इंटू वाई। इसका यूनिट क्या होगा, तो वर्ग इकाई। तो लंबाई x और चौड़ाई y इकाई लेने पर आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई अर्थात x इंटू वाई वर्ग इकाई होता है। अब बच्चों अब शर्त क्या है कि यदि उसकी लंबाई को 5 इकाई कम कर दें और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दें तो प्रश्न के प्रथम शर्त से, प्रश्न के प्रथम शर्त से, बच्चों इसको आप लोग हम लोग पूरा डिस्क्राइब करके भी लिख सकते हैं, नहीं तो समझकर लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्षेत्रफल के लिए हम x इंटू वाई लिखे, x लंबाई है y चौड़ाई है। अब क्या कहा जाता है कि लंबाई को 5 इकाई कम कर दिया जाता है तो क्षेत्रफल कितना होगा बच्चों। तो अच्छा हम लिखते हैं कि लंबाई 5 इकाई कम करने, 5 इकाई कम करने और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ाने, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ाने पर क्षेत्रफल। बढ़ाने पर आयत का क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों, पहले वाले क्षेत्रफल में से 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो पहले वाला क्षेत्रफल आपका एक्स वाई था -9 वर्ग इकाई। तो अच्छा फिर से समझे, जो कंडीशन है उसको हमने लिख दिया। हाँ तो बच्चों प्रश्न के प्रथम शर्त से लंबाई 5 इकाई कम करने और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ाने पर आयत का क्षेत्रफल पूर्ववर्ती क्षेत्रफल से 9 वर्ग इकाई घट जाएगा। प्रश्न का दूसरा शर्त है बच्चों, प्रश्न से भी लिख सकते हैं हम, प्रश्न से अब क्या किया जाता है कि लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दिया जाता है। प्रश्न से जब लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दिया जाए तो
आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? तो आयत का क्षेत्रफल पहले वाले क्षेत्रफल अर्थात x इंटू वाई से 67 वर्ग इकाई बढ़ जाएगा, अर्थात x इंटू वाई प्लस 67 वर्ग इकाई। यह है आपका कंडीशन। इसी को अब इक्वेशन का रूप देंगे हम। लंबाई में 3 इकाई बढ़ा मीन्स x प्लस 3 आपका लंबाई हो गया। चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा तो चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा। और आयत का क्षेत्रफल कैसे निकलता है? तो लंबाई गुने चौड़ाई। अब तो लंबाई 3 इकाई बढ़ गया है और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ गया है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई की जगह पर x प्लस 3, चौड़ाई की जगह पर y प्लस 2 लिखेंगे हम, बराबर है। अब जो क्षेत्रफल निकल रहा है वह पूर्ववर्ती क्षेत्रफल से 67 वर्ग इकाई ज़्यादा है, अर्थात पहले क्षेत्रफल निकला था x इंटू वाई, अब होगा x इंटू वाई प्लस 67। चलिए अब इसे हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों x से y प्लस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम 3 से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए x से कर रहे हैं दोनों में मल्टीप्लाई, y प्लस 2 में, तो x से करेंगे तो xy प्लस 2x, और फिर 3 से करेंगे। 3 से करेंगे तो 3 से y में भी होगा, 2 में भी होगा, x से भी दोनों में होगा, फिर 3 से भी दोनों में होगा। 3 से तो 3y प्लस 3 2 जा 6 इक्वल टू xy प्लस 67। xy कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों? अब हम करेंगे कि राइट साइड वाले को लेफ्ट साइड ले जाएंगे। 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस 67 इक्वल टू 0। आप इसको यहीं लिख सकते हैं। 2x प्लस 3y माइनस 61 इक्वल टू 0 इक्वेशन 2। तो बच्चों इसे हम कौन सा विधि से करेंगे? वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? x को ढक देंगे, x लिखेंगे, x अपॉन -5 इंटू -61, -5 इंटू -61 माइनस, फिर अब इस डायरेक्शन में चलेंगे 3 इंटू -6 इक्वल टू, अब हम -y लिखेंगे, चाहे ये y का चिन्ह कुछ भी रहे, -y ही लिखेंगे। अब y वाले पद को हम ढक देंगे, दोनों समीकरणों के y वाले पद को हम ढकेंगे। फिर इस डायगोनल में चलेंगे, इस विकर्ण में 3 इंटू -61, हम -61 को ब्रैकेट में रखेंगे। फिर माइनस बीच में लगता है, 2 इंटू -6, 2 इंटू -6 इक्वल टू, अब कांस्टेंट टर्म के बदले 1 लिखते हैं और कांस्टेंट टर्म को ढकते हैं। कांस्टेंट टर्म को ढक दें, फिर इस डायगोनल में चलेंगे, x का कोफिशिएंट गुने y का कोफिशिएंट, 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू -5, y x का कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन इंटू y का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन। दिस इम्प्लाइज x डिवाइडेड बाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 6 5 जा 305 हो गया, प्लस माइनस माइनस प्लस 18 हो गया, माइनस y बाई -60 1 इंटू 3, तो 3 183 प्लस 12 इक्वल टू 1 बाई 9 प्लस 10। दिस इम्प्लाइज x बाई 323 इक्वल टू माइनस y बाई 3 माइनस 2 1
8 माइनस 1 7। तो बच्चों 12 में से जब 183 को माइनस करेंगे तो कैसे माइनस करते हैं आप जानते हैं। 183 में से ही 12 को माइनस कर देंगे। 3 माइनस 2 1, 8 माइनस 1 7 1, और इसमें माइनस चिन्ह लगा देंगे क्योंकि आपका क्वेश्चन क्या है, ऐसा है। और माइनस माइनस कैंसिल होगा, इक्वल टू 1/19। अब बच्चों फर्स्ट और थर्ड से, फर्स्ट और तो लिखते हैं हम समानुपात। फर्स्ट मतलब 1 और 3 से। वन और 3 से, तो x बाई 323 इक्वल टू 1/19। दिस इम्प्लाइज x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 323 ट्रांसपोज हो जाएगा लेफ्ट से राइट की ओर। 323 डिवाइडेड बाई 19। नाइनटीन से बच्चों कितना बार कटेगा, तो कटेगा आपको यही 19 से कटेगा 1 चांस, तो 19 माइनस करेंगे 13, 3 उतारेंगे 133, फिर 19 से बन जाए 133 17। तो x का वैल्यू कितना आया 17। और अब सेकेंड और थर्ड समानुपात से, समानुपात 1 और 3 से क्या होगा, y बाई 171 इक्वल टू 1/19। दिस इम्प्लाइज y का वैल्यू क्या होगा, तो 171 को हम ट्रांसपोज कर देंगे लेफ्ट से राइट की तरफ, तो 171 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 19 तो नीचे है, डिवाइड 19 9 जा 171, तो 9। इस तरह से आयत की लंबाई 17 यूनिट और चौड़ाई 9। इसलिए आयत की लंबाई बराबर x बराबर 17 इकाई मतलब यूनिट, और चौड़ाई बराबर y बराबर है 9 इकाई।